चलो चलिए, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉल्यूम 4 का चैप्टर नंबर 32। वॉल्यूम 4 का पहला चैप्टर 32। क्या नाम है चैप्टर का? यूजिंग मल्टीपल करेंसीज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन? क्या समझते हैं आप लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मतलब? राइट सर। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें बाहर की करेंसी का इन्वॉल्वमेंट, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन, इसको फॉरेक्स भी बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं सर? फॉरेन का FOR और एक्सचेंज का EX क्या बोलते हैं? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टकट क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। राइट। तो सर किस केसेस में हमारा मल्टीपल करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होएगा? किस केसेस में हमारा मल्टीपल करेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, बताइए आप लोग। हाँ, वेरी गुड सर। जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है सर? वहां पे फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगा। राइट, वेरी गुड। और दूसरा, दूसरा बताइए और क्या हो सकता है? अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्लियर हो ना आप लोग? क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? आई हाय, पूरा देसी लैंग्वेज, उठाना पहुंचाना। ठीक है, हाँ बताइए सर। अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना मतलब अदर कंट्री में गुड्स को सेल करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और फॉरेन से गुड्स परचेज करना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। ठीक है, जहां पे फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और किस केसेस में फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होता है अपने को? नहीं, यहाँ ट्रांजेक्शन की बात चल रही है, वो तो मान लो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन की जहां बात चल रही है वहां। ट्रेडिंग हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ट्रेडिंग हो गया। ठीक है। और सर हमारा बिजनेस का ब्रांचेस फॉरेन में है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ऑपरेशन। वहां पे हमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट। तो पहले ये चैप्टर टैली में कैसे किया जाना है उसको सीखने के पहले तो हम लोग कुछ चीजें पहले सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है एंटरिंग द मल्टीपल करेंसी एंड एंटरिंग द एक्सचेंज रेट। ये सब टैली में कैसे होता है वो चीजें हम लोग सीख लेंगे, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक है। ये टैली में कैसे होता है मल्टीपल करेंसीज को एंटर करना और उसके एक्सचेंज रेट को एंटर करना। अच्छा, एक्सचेंज रेट को एंटर करने का मतलब, एक्सचेंज रेट को एंटर करने का मतलब सर करेंसी जो हमारी होती है वो जैसे शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, वैसे करेंसी एवरी मोमेंट क्या होता रहता है? अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे अपने को गेन भी हो सकता है, अपने को लॉस भी हो सकता है सर। तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, कुछ आप लोग से जनरल क्वेश्चन कर लेता हूं सर। जैसे लाइक दिस, $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सचेंज रेट। मान लो ये 1 अप्रैल का रेट है एंड 1 मई का रेट क्या है सर? $1 इज इक्वल टू ₹80। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग से है कि सर पहले के केस में हमारी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है या दूसरे केस में? पहले केस में 78 ज्यादा बड़ा है 80 से। हाँ, तो आपको 78 ज्यादा बड़ा लग रहा है ऐसा? सर करेक्ट आप लोग का आंसर। सर पहले केस में हमारे देश की करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है सर। कैसे? इसको इधर से देखो उल्टा चश्मा से सर। $1 खरीदने के लिए हमें पहले केस में कितना देना पड़ रहा है? मात्र 78, है ना? ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन दूसरे केस में $1 खरीदना हो तो 80 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब सर सेकेंड केस में हमारे देश की करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई सर। क्या हो गई? वीक हो गई। ये करेंसी स्ट्रांग है सर।
₹78 दो, $1 ले आओ। लेकिन इस केस में हमारी करेंसी क्या हो गई, वीक हो गई सर। ₹80 देंगे तब जाके $1 मिलेगा। क्लियर। अब आता है सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में कि सर जब हमारे देश की करेंसी स्ट्रांग होगी तब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा कि वीक होगा तब होगा। ठीक है, तो मान लो पहला केस पकड़ लेते हैं सर। इस केसेस में, किस केसेस में, केस नंबर 1। इस केस में बताओ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर किसको प्रॉफिट होगा, या किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा। मान लो ₹78 था 1 अप्रैल को, और रेट हो गया 1 मई को कितना, 80 हो गया सर। तो बताओ 80, ये सेकेंड केस में जो रेट का चेंज हुआ 78 से 80 हो गया, उस केस में इंपोर्टर को बेनिफिट होगा या एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा। मतलब हमारे देश की करेंसी वीक हुई है, क्या हुई है, बेनिफिट। अच्छा, आप बोल रहे हो सर कि जब देश की करेंसी वीक होगी तो इंपोर्टर को बेनिफिट होगा। नहीं तो मैं वही बोला ना कि हमारा 1 अप्रैल को रेट था 78, अब हो गया 80, हमारे देश की करेंसी वीक हो गई, तो किसको बेनिफिट होगा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। अच्छा, एक जगह टिके रहो भाई, बताओ किस पे लिखे, इंपोर्टर को बेनिफिट लिखे या एक्सपोर्टर को। आप लोग गेस करो, बाकी मैं बताऊंगा विद लॉजिक। एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, और इंपोर्टर को क्या होगा। इसका मतलब एक्सपोर्टर हमेशा चाहता होगा कि हमारे देश की करेंसी क्या हो जाए, इसकी विश क्या होगी, वीक, और इसकी विश क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। मतलब ये वीक होने पे हैप्पी होगा और ये स्ट्रांग होने पे हैप्पी होगा, यही बात है, राइट। इसका मतलब सर अगर ये हमारे देश की करेंसी वीक करना चाहता है, मतलब इसकी विश ये है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देशद्रोही बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं। अरे भाई ये चाहता है हमारे देश की करेंसी वीक हो जाए, तो ये क्या हो कहलाएगा, बोल सकते हैं इसको देशद्रोही। और ये क्या है फिर, ये देश प्रेमी है सर। ये हमेशा क्या चाहता है कि हमारे देश की करेंसी क्या हो जाए। यस सर, पहले ये बताओ आप कि ये स्ट्रांग क्यों चाहता है और ये वीक क्यों चाहता है, आप लोग बताइए। आप लोग ने आंसर सही दिया है, लेकिन ये क्यों चाहता है कि एक्सपोर्टर क्यों चाहता है कि देश की करेंसी वीक हो जाए, कैसे। यस 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 सर, मान लो हमने $100 का गुड्स बेच दिया वहां पे, जिस दिन बेचा, मान लो मैं क्या कहलाऊंगा, एक्सपोर्टर कहलाऊंगा, क्या कहलाऊंगा, एक्सपोर्टर। मैं जिस दिन बेचा उस टाइम, मतलब 1 अप्रैल को मान लो बेचा हमने, तो उस दिन हमारे माइंड में क्या रहेगा कि हमारे जेब में कितना पैसा आएगा, 100 इंटू 78 इज इक्वल टू, अब मान लो 1 मई को हमारा पेमेंट आया और उस दिन कन्वर्ट किया तो किस रेट से कन्वर्ट हो गया सर, 80। $100 को कन्वर्ट करवा दिया हमने 80 से, तो हमारे जेब में पैसा आ कितना गया, मतलब ज्यादा आ गया। करेंसी वीक हुई, पैसा हमारे पास ज्यादा आ गया, इसलिए एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, बेनिफिट। वीक हुई, 78 जिस दिन बेचे थे उस दिन सोचे थे कि 78 आएगा, लेकिन जिस दिन आया पैसा उस दिन रेट क्या हो गया, 80, वीक हो गया, और अपने को क्या हो गया, फायदा। यही अगर हम इंपोर्टर होते तो मान लो 100 करेंसी में पेमेंट, इंपोर्टर क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, क्या करना होता है, पेमेंट, डॉलर में पेमेंट करना, मतलब उसको डॉलर खरीदना पड़ता है। और जबकि एक्सपोर्टर को डॉलर बेचना होता है, क्योंकि उसके पास डॉलर आता है, उसे वो सेल आउट करता है। तो जब सेल आउट करेगा और वीक रहेगा तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अब ये इंपोर्टर की अगर बात रहे, अगर उसे पे करना है सर, तो मान लो जिस दिन उसको $100 पे करना है, तो सोचा था कि 7,800 रुपए देके हमारा काम हम खरीद लेंगे डॉलर को और पे कर देंगे। लेकिन वो पे कब किया, 1 मई को, तो उस दिन क्या रेट, कितना पे करना पड़ेगा, 8,000। मतलब वीक होने से इसको हैप्पीनेस होता है, लेकिन इसको इंपोर्टर क्या होता है, तो दुख होता है।
और स्ट्रांग होने से इसको हैप्पी होता है और ये क्या हो जाता है, इसको दुख में चला जाता है। हमारी बात नहीं। इसलिए एक्सचेंज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमारा एक्सपोर्टर क्या कहलाता है, तो देशद्रोही कहलाता है। इसको रेड कलर से कर दो। और लेकिन ये एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से रियल हीरो कौन है सर, मतलब इंपोर्टर क्या चाहता है सर कि हमारे देश की करेंसी स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो, लेकिन एक्सपोर्टर क्या चाहता है हमारे देश की करेंसी क्या हो, वीक 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 वीक। आ रही बात समझ में आप लोग को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कि सर ये रेट वगैरह क्या हमें एवरी डे से रेट चेंज होने से मतलब है या किसी स्पेसिफिक डेट को हमें ध्यान देना चाहिए, स्पेसिफिक डेट को ध्यान देना चाहिए या एवरी डे से हमें मतलब है? वेरी गुड सर, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है उस डेट से हमें मतलब है। जैसे शेयर मार्केट में जिस दिन आप शेयर खरीदे उस रेट से मतलब है, और जिस दिन आपने बेचा उससे मतलब है। बीच में क्या रेट घट रहा है बढ़ रहा है उससे कोई मतलब है क्या आपको? वही सेम केस क्या है इसमें, जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उस डेट से मतलब है, और जिस डेट को पेमेंट आ रहा है या हम पेमेंट कर रहे हैं उस डेट के रेट से मतलब है। उन दोनों के डेट में अगर डिफरेंसेस जो आते हैं, मतलब फ्लक्चुएट जो रेट आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जिसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना होता है? एडजस्टमेंट करना। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे मान लो हम 1 अप्रैल को सेल परचेज कर रहे हैं, 1 मई को पेमेंट या रिसीट कर रहे हैं, तो हमें बस ये दो डेट से मतलब है, बीच के डेट से हमें कोई मतलब नहीं। ओके। सर अगर करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने, मतलब एक्सचेंज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सपोर्टर को देशद्रोही बोला और इसको क्या बोला, देश प्रेमी, लेकिन एक्चुअल रियल मायने में हीरो कौन है? एक्सपोर्टर है। देश की इकोनॉमी कौन स्ट्रांग करता है? सर रियल हीरो कौन है, बताइए आप लोग। सर रियल हीरो कौन है? ये तो रही एक जोक की बात सर कि हमने एक्सपोर्टर को देशद्रोही बोल दिया एक्सचेंज रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअल में देश का हीरो कौन है? सर क्यों, क्यों रियल हीरो ये है सर? आप हमें, ये क्या करता है सर, ये विदेश में गुड्स बेचता है, सेल करता है, और इंपोर्टर क्या करता है सर, गुड्स खरीदता है, परचेज करता है। तो आप हमें एक चीज बताओ कि सर सामान खरीदना ज्यादा इजी टास्क है कि सामान बेचना ज्यादा इजी? ज्यादा बेचना इजी टास्क है, ज्यादा इजी चीज, ठीक है। मैं आज आपको एक, हाँ मैं आपको एक मोबाइल देता हूँ कि इसको बेच दो, देखो कितना टाइम लगता है, और मैं आपको पैसा देता हूँ एक मोबाइल इसमें खरीद लो, देखो कौन सा काम जल्दी कर पाओगे। सर बेचना, कोई भी चीज बेचना, तभी तो सेलिंग का स्किल सिखाया जाता है सर। परचेजिंग का स्किल का कोई कोर्स आया है कि यूट्यूब में देखा कि भाई परचेज करने का स्किल आज आपको बताते हैं? नो सर। सर हमेशा सेल का स्किल बताया जाता है। सर बेचना ज्यादा टफ है, इसलिए एक्सपोर्टर ज्यादा हीरो है सर। आपको विदेश से गुड्स बेचना ज्यादा टफ है, विदेश से गुड्स खरीदना तो मिनटों, पैसा है तो मिनटों में आ जाएगा सर। ये सारी बात समझ में? इसलिए रियल हीरो सर ये है। और दूसरे मामले में इसलिए ये रियल हीरो है सर क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं। सर क्यों? क्योंकि जो हम करेंसी इशू करते हैं ना, जैसा मैं कोविड पे घर गया हुआ था, बिजनेस में ठप चल रहा था सर, यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसे ही बंद थे, मैं घर चला गया। जब घर चला गया तो गांव में क्या था, मतलब ये सिस्टम था ना कि जैसे मैं गया यहाँ तो बढ़िया मास्क वास्क लोग एकदम, लेकिन जब थोड़ा सा आउटर में देखा मैं बोला कोई फर्क ही नहीं है किसी को। तो मैं पूछा आप लोगों को कोविड कोरोना से डर नहीं लगता है? तो वहां डायलॉग अलग किस्म का था, बोला कोरोना हम लोग से डरता है, हम कोरोना से नहीं डरते। तो ये डायलॉग था। और लोग एकदम बिंदास होके घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और लोग किसी को हो भी नहीं रहा है। और यहाँ रायपुर या और सब जितने भी हाई फाई सिटी में जाएंगे वहां लोग एकदम डर भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, और वहां ना कोई डर रहा है और ना कोई मर, लेकिन मंदी छाई हुई थी सर। तो वहां काम में कोई दिक्कत नहीं था,
मैं वहां घर पे गया, खूब अच्छे से अपने बिजनेस में बैठा, इंगेज हुआ, सब काम धंधा चल रहा है, यहाँ की तरह स्थिति नहीं थी। तो ना वहां पे जो मेरा, हमारे यहाँ जो बंदा था, मुनीब या आप कह लो जो भी, मतलब जो देख रेख करता है हैंडलिंग वगैरह, वो हमसे एक चीज पूछा। तो भैया डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, आर्थिक मंदी से ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, कि ये बिजनेस ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, फला व्यक्ति के पास लोन था, ये था वो था। उसने ना एक क्वेश्चन मेरे से बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। बोला कि भैया ये करेंसी छापता कौन है, ये करेंसी छापता कौन है? मतलब आरबीआई नोट छापती है, सिक्के जो है हमारे गवर्नमेंट छापता है। बोले जब ये आरबीआई छाप रहा है और हमारे देश में पैसे की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो मोदी जी कर क्या रहे हैं, छाप के बांट क्यों नहीं देते? और आपने सुना होगा ब्रिटेन या कौन सी कंट्री में ऐसा हो रहा था कि एरोप्लेन से पैसा हो रहा था, कि एरोप्लेन से पैसा गिराया जाएगा तो ये होगा वो, अलग अलग अफवाहें फैल रही थी सर। तो उसका एक बड़ा ही क्वेश्चन था कि सर जब भैया ये जो नोट छाप रहे हैं मोदी जी या आरबीआई, तो नोट छाप के बांट क्यों दे रहे हैं, जनता मर क्यों रही है, राइट? तो उसका आंसर हमने बताया कि भैया ऐसे नोट नहीं छपता है। अगर कोई भी देश ऐसे ही नोट छापने लगे, नहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो गया तेल लेने, सर वो देश ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग होता जो तेजी से छाप ले पाता है, छप 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 छप, मतलब और स्किल नहीं सिखाया जाता। हमको क्या सिखाया जाता सर, नोट कैसे तेज छापना है, मतलब पूरी दुनिया किस पे फोकस रहती, नोट छापने की मशीन बनाना। सर एक नेशनल लॉ है, एक तो इसी तरीके से क्या है, इंटरनेशनल लॉ है। आज लोन में पाकिस्तान नहीं डूबा रहता, हालांकि हमारा इंडिया भी डूबा है लेकिन कम डूबा। तो सर रूल्स है कि आप उतना ही नोट छाप सकते हैं जितना आपके पास मेटल्स, मतलब गोल्ड डायमंड इस टाइप के जो वैल्यूएबल मेटल्स हो वो होने चाहिए आपके पास। और फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज जितना है, इसके रिजर्व के बेसिस पे आप नोट छाप सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मन किया बस छप 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 छापते गए। आ रही बात समझ में? हमारे देश का जो खर्चों का जो रेशियो है, जैसे 100 रुपए खर्च करती है, उसमें अप्रॉक्स 16 रुपीज, हालांकि मैं एक बहुत पुराना डेटा देखा था, अभी क्या है मुझे नहीं पता है, लगभग उतना पैसा किस पे जाता है सर, ब्याज पे जाता है। किस पे जाता है? तो ऐसा नहीं कि हम ही लोग लोन में डूबे पड़े हैं, हमारा देश भी लोन में है, लेकिन वो पाकिस्तान को देख के खुश हो जाता है। होता है ना कि हम अगल बगल में, कि अपने यहाँ नमक रोटी है और बगल में वो भी नहीं है, तो अपन नमक रोटी खा के क्या है, लेकिन बगल में बीएमडब्ल्यू है और अपने पास क्रेटा है तो हम रोते रहेंगे, अरे बगल वाला बीएमडब्ल्यू घूम रहा है, हम क्रेटा से। सारी बात समझ में? तो हम कंपेयर किससे करते हैं, बगल वाले से कंपेयर करते हैं, राइट? जैसे बोला जाता है कि आपके मान लो मैथ्स में 100 में 50 आए, ठीक है, 50 ऑफ 100, तो आपको दुख तो होगा, लेकिन अगर आपके फ्रेंड का 40 हो गया आ गया तो आप ज्यादा खुश हो जाओगे, हम तो इससे बेटर है। लेकिन अगर 50 की जगह पे 85 आपका आए और फ्रेंड का 90 आ जाए तो आप खुश नहीं। हम लोग कंपेयर अगल बगल। सारी बात समझ में? तो मीन टू से सर नोट ऐसे नहीं छपता है, उसके लिए फॉरेक्स की भी जरूरत पड़ती है, उसके रिजर्व के बेसिस पे नोट छपता है। तो सर फॉरेक्स लाने का काम कर कौन रहा है, एक्सपोर्टर। इसलिए एक्सपोर्टर क्या बोला जाता है, रियल हीरो बोला जाता है। देश का असली हीरो कौन है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर नहीं है। ये तो बेचारा ये क्या कर रहा है, ये फॉरेक्स और बांट रहा। आ रही बात समझ में? और एवरी मोमेंट सर ये प्राइस घटता बढ़ता कैसा है, कैसे सर, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डिमांड सप्लाई, कंट्री के इकोनॉमी के बेसिस पे ये चीजें क्या होती रहती हैं, अप डाउन होती रहती। क्लियर इतनी बात? तो हम लोग अब टैली में क्या कैसे सीखेंगे सर, एक तो एंटर करना सीखेंगे मल्टी करेंसी, मतलब मल्टी करेंसी कैसे क्रिएट होता है। मल्टी करेंसी मतलब डॉलर, जापानीज येन, जो भी करेंसी में हम डील कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी हो गई। नहीं नहीं, नोट क्यों नोट क्यों छापोगे, ये उसी तरीके, नहीं नोट नहीं छापेंगे, वो उसी तरीके से होगा
कि हम अपने जगह पे, जैसे हम अपने एक परिवार में रोटी नहीं खिला रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, मतलब कम रोटी दे रहे हैं तो रोटी की वैल्यू बहुत बढ़ गई। लेकिन बगल वाले से तुलना करेंगे जो मलाई खा रहा है वो हमारी इज्जत करेगा क्या, कि तुम्हारे घर में तो बड़ी इंपॉर्टेंस है रोटी की। समझ गए? तो हमें केवल अपने ही एरिया में थोड़ी ना रहना है, हमें तुलना किससे करना है, अदर कंट्री से। तो हम नोट कम छापे ज्यादा छापे उससे अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। हम ज्यादा छाप नहीं सकते सर, क्योंकि हमारे पास रिजर्व क्या है, लिमिटेड है। कम छापेंगे तो उससे अमेरिका कोई फर्क नहीं, वो बस अपने कंट्री में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी नोट की, विदेश से कोई लेना देना। समझ पा रहा बात को, कि सर आटा लिमिटेड है, हम 10 रोटी बनाएंगे तो हम लोग भर पेट, मान लो घर में सब खा लेगा। 4 रोटी बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा खाएगा सब, उससे ज्यादा 10 से ऊपर बना नहीं सकते सर। कम बनाएंगे तो उससे अमेरिका बगल वाले से कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? घर वालों में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, रोटी की लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, रोटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं। तो सर मल्टी करेंसी कैसे एंटर होता है वो सीखेंगे, और उसका रेट को एंटर करेंगे। सर रेट मतलब वही $1 इज इक्वल टू आज का रेट कितना है, 78, 80, वॉटेवर। और किस डेट को रेट डालेंगे, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस डेट को, जिस डेट को ट्रांजेक्शन। क्लियर? और क्या सीखेंगे सर, एंटरिंग द वाउचर्स इन फॉरेन करेंसी। डॉलर में कैसे एंट्री करें, फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेक्स, फॉरेन कंट्री की करेंसी में कैसे एंट्री करें। थर्ड नंबर सीखेंगे एडजस्टिंग गेन एंड लॉस अकर ड्यू टू द फॉरेन ट्रांजेक्शन। सर आपने जैसा बताया सर, हमको फॉरेन ट्रांजेक्शन में गेन भी होगा और क्या होगा, लॉस भी होगा। अगर गेन लॉस जो होगा उसका एडजस्ट हमें खुद करना है, एडजस्टमेंट। मान लो मिस्टर जॉन है, उसे $100 देना है तो $100 ही देगा, चाहे $1 में 80 रुपए हो जाए, चाहे 78 हो जाए। वो डिफरेंस अमाउंट देने वाला है क्या आपको? नहीं सर, उसका एडजस्टमेंट हम खुद करेंगे। रीडिंग द बैलेंस शीट, कैसे बैलेंस शीट देखना है, यूजिंग द फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी में अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे वो हम लोग सीखेंगे। एंड लास्ट वन इज द, एक आपके लिए क्या दिया हुआ है, असाइनमेंट हमने दिया हुआ, ठीक है। दो मिनट दीजिएगा मेरे को। हाँ, मैं 2 मिनट बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पहले एक कंपनी हम लोग बनाए हैं, सिंपली एबीसी गारमेंट्स, राइट। सर फीचर्स में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नो सेटिंग इज रिक्वायर्ड। फीचर में कुछ नहीं करना है। सर टैली कैसे समझेगा, आप क्रिएट जैसे ही करोगे क्या, करेंसी। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से कोई भी मास्टर क्रिएट करते गेटवे ऑफ टैली पे जाके, क्रिएट पे जाके क्या करेंगे, क्रिएट करेंसी। यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है सर, जैसे ही आप करेंसी क्रिएट करोगे क्या पूछेगा,
कि आपको नया क्रिएट करना है या आपके रुपीज के साइन को ही ऑल्टर करना है। तो रुपीज के साइन को ऑल्टर नहीं करना है, आपको क्या करना है, नया। जैसे गोडाउन का चैप्टर शायद अभी आप लोग का हो गया है क्या, इंटर गोडाउन ट्रांसफर, गोडाउन का चैप्टर हुआ है वॉल्यूम 3 में था क्या इंटर गोडाउन ट्रांसफर? हाँ नहीं है तो अच्छा इसमें उस केसेस में क्या होता है, गोडाउन वाले केसेस में कि आपको एग्जिस्ट अल्टर एग्जिस्टिंग करना पड़ता है। एक गोडाउन बाय डिफॉल्ट टैली में रहता है, तो आपके मान लो 4 गोडाउन्स हैं, तो आपको एग्जिस्टिंग अल्टर करना पड़ता है एग्जिस्टिंग गोडाउन के नाम पे, राइट। लेकिन करेंसी केस में आपको एग्जिस्टिंग अगर आप अल्टर कर दोगे मतलब आप रुपीज को चेंज कर रहे हो, आपको रुपीज को चेंज नहीं करना, आपको एक नया करेंसी बनाना है। सारी बात समझ में, नया करेंसी बनाना है। तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्रिएट न्यू पे करेंगे सिंबल पूछेगा सर। ये ऑलरेडी आपके कीबोर्ड में एक सिंबल दिया रहता है किसका, डॉलर का। कहाँ पे सर, ये 4 के ऊपर, राइट। अच्छा ये बटन कैसे प्रेस होता है, ये तो क्लियर है ना आप लोग को, कैसे, शिफ्ट बटन, वेरी गुड। क्या दबा के करेंगे सर, शिफ्ट बटन यूज करेंगे। इसका फॉर्मल नेम क्या है सर, यूएसटी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड 2। बस इतनी चीजें लिखनी है और कुछ इससे मतलब नहीं है सर। फिर एक और हम लोग करेंसी बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, ये किस देश की करेंसी है, जापान की है सर, जापानीज एन, राइट। सर ये कैसे आएगा, जापानीज एन कैसे आएगा सर, इसके लिए क्या करना है आपको, अच्छा ये साइन बना रहता है क्या हमारे इसमें, बना रहता है। मैं एक बार टैली ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसके लिए बोल रहा है कीप द ऑल्ट की प्रेस्ड, मतलब ऑल्ट की दबा के रखना है एंड टाइप द 0165। सर कहां पे टाइप करना है, किससे सर, नंबर्स पैड सर, दिस इज कॉल्ड नंबर पैड। इससे यहां से 0165 करोगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कहां से सर, इससे, राइट। सर बहुत से कीबोर्ड होता है जिसको लैपी कीबोर्ड बोलते हैं, जहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं दिया रहता है, वहां पे नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे वहां पे फिर आप वाई लिख सकते हो, उसकी जगह पे सिंबल जापानीज एन की जगह पे क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो। समझ सकते हो कि सर यही हमारा जापानीज एन है, हाँ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। क्रिएट पे जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमें प्रेस करना है ऑल्ट, प्रेस करके 0165 एंड ऑल्ट को रिलीज कर देना है। क्या आ गया हमारा, जैपनीज एन। क्या कह रहा है कृष्णा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया सर, जैपनीज एन की करेंसी आ गई सर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जैपनीज एन का करेंसी, बाकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ ये सब चीजें सेम रहेगा। तो ये तो हो गया सर पहला, करेंसी क्रिएट करना। दूसरा टॉपिक क्या है सर, रेट डालना उसका। तो किस रेट को, अच्छा रेट डालने के लिए कहाँ जाएंगे सर, गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या डालना है सर, सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग रेट पे डालेंगे। अच्छा जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां पे करेंसी जैसे एवरी सेकेंड आप बता रहे हो कि एक्सचेंज होता रहता है, तो कौन सा टाइम का डालें सर, नहीं समझ पा रहा मेरी बात सर। जिस टाइम एवरी डे चेंज होता जा रहा है, जिस दिन को अपन सेल किए, अरे उस दिन में तो न जाने कितने रेट होंगे, अब बताओ, समझ पा रहा हूँ मेरा एक प्रैक्टिकल डाउट्स क्या है कि सर उस डेट को तो दिन भर सुबह से लेके शेयर मार्केट जब भी क्लोज हो रहे हैं उस टाइम तक का रेट तो बहुत चेंज हुए सर, कौन से टाइम डालें। तो सर हर कंपनी में ना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लिया था कि हमें 11 बजे का रेट डालना है, 12 बजे का रेट डालना है। तो बस उस स्पेसिफिक टाइम पे रेट देखेंगे और उस रेट को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। आ रही बात समझ में,
तो यहाँ पे सेलिंग रेट, यहाँ स्टैंडर्ड रेट हमने डाल दिया 77.57। एक यूएस डॉलर की रेट क्या डाल दिया 1 अप्रैल को सर 77.57 पर डॉलर। और जापानीज येन का सर 0.7145 पर एन। हाँ यस ओके सर। उसके बाद ये लेजर बना रहे हैं, ये लेजर आप लोग बहुत बनाए हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। यूनिट नंबर्स बना लीजिए, ठीक है। और ये स्टॉक आइटम क्या बना रहे हैं सर, क्या चीज हम किस चीज में डील कर रहे हैं, बेस्ट वोल थर्मल वॉर, ठंडी के कपड़े सर। ओके अब पहला ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं सर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं 10,000 नंबर ऑफ बेस्ट वोल थर्मल वार्मर। किसको बेच रहे हैं सर, आरजे इंटरनेशनल। कितने में बेच रहे हैं, एक मतलब $12, एक पीस $12, ठीक। सेल वाउचर पे जाएंगे और ये सेल वाउचर पे एंट्री करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ 12 रुपए मत लिख दीजिएगा, जब रेट डालेंगे तो उसके पहले सिंबल लगा दीजिएगा डॉलर का। किसका सिंबल लगाना है आपको, डॉलर का लगाना। अदरवाइज अगर ये डॉलर का सिंबल नहीं लगाएंगे आप तो वो रुपए में ले लेगा। किस में ले लेगा, तो रुपए मतलब आ जाएगा आपका कितना, 1,20,000 रुपए। तो आपको इसके आगे 12 के पहले क्या लिख देना है, डॉलर लगा देना है, $12 नंबर। ओके सर। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली आपने जो पुट किया है ये रेट आ जाएगा। सर एक पीस रुपीज में कितने में हो जा रहा है सर, ये एक पीस कितने का बिक रहा है, 930 रुपए 84 पैसे का एक पीस बिक रहा है, ठीक है। इस पे आपको एक स्टोरी आप लोग को, मतलब इसमें एक सिस्टम होता है हेजिंग, क्या होता है, हेज करना, समझते हो क्या होता है, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ बताओ क्या होता है हेज करना। अरे नहीं कुछ तो बताओ, आइडिया तो दो। हेजिंग करना सर, हाँ क्या होता है थोड़ा सा और, हाँ वेरी गुड, इसमें बोलिए, इसमें आए आए पीछे बताओ। आप लोग अच्छा कितने लोग सुने हो नाम हेज करना, कोई नहीं, आप सुने हो, ठीक है बताओ। क्योंकि मेरे को एक प्रैक्टिकल माइंड में आ गया, मतलब एक सीन था, एक केस था जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको चीजें इंपॉर्टेंट समझ में आएगा इसका। हाँ सर जैसे हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी अगर नीचे चली जाती है तो हमको लॉस होगा। उस लॉस से बचने के लिए एक रेट हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं बैंक के करेंसी साथ। नीचे जा रही मतलब वीक हो रही है स्ट्रॉन्ग, वीक वीक हो रही है। तो एक्सपोर्टर का तो फायदा हो जाएगा। नीचे जा रही है अपनी इंडिया की करेंसी, अगर नीचे जा रही है डॉलर से तो वो तो स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ सर नीचे जा जो रही भी हो रही है currency ना तो weak एक्सपोर्टर हो को रही ना है। लॉस हो रहा है, हाँ तो वो बैंक से एक रेट फिक्स कर लेता है कि अगर मेरे को पेमेंट करना होगा तो मैं इतने में ही इतने में तुझे सेल करूंगा बोल के, जितना का भी पेमेंट आएगा मुझे एक स्पेसिफिक रेट में सेल करूंगा। समझ रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि सर एक्सपोर्टर को एक डर मन में बैठा है कि आज हम मान लो सेल कर रहे हैं, कल को जिस दिन पैसा आएगा, मान लो 1 महीने बाद पैसा आने, ऐसा तो है नहीं कि सेल किए तुरंत पैसा आ जाएगा सर, मान लो 1 महीने बाद पैसा आएगा, उस रेट को अगर जिस दिन पैसा आ रहा है उस रेट को अगर रेट फ्लक्चुएट करेगा तो अपने को लॉस हो सकता है। तो लॉस ना हो तो हम इसको क्या कर लेते हैं सर, बैंक के पास नहीं जाते सर, मार्केट में फॉरवर्ड बुकिंग होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड बुकिंग। मतलब आज का भी रेट है, 1 महीने बाद का भी रेट है, मार्केट में चल रहा है, 2 महीने बाद का भी रेट चल रहा है। तो हमें अगर पता है कि 1 महीने बाद पैसा आएगा तो हम 1 महीने बाद का रेट से हम क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। कर लेते हैं। तो जो रेट 1 महीने बाद का है उस रेट से बुक कर लेंगे, तो क्या होगा सर, 1 महीने बाद कोई भी रेट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिस रेट पे हमने बुक किया। जैसे कोई टिकट बिक रहा है सर, हमने आज एडवांस एडवांस बुकिंग 1 महीने बाद के कर लिया, 1 महीने बाद क्रिकेट मैच है बुक कर लिया सर, तो उस रेट के लिए बुक करें। हाँ उस रेट का 1 महीने बाद का बुक कर लिया, ठीक है।
अब 1 महीने बाद चाहे वो टिकट मान लो डिमांड ज्यादा हो गया टिकट का तो रेट बढ़ जाएगा, कम हुआ तो टिकट वो का फिर तो वो सहना अपने पड़ेगा। उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने रेट पहले क्या कर लिया। इसको बोलते हैं हेज करना। क्या बोलते हैं? हेज करना। ठीक है सर, अपने रिस्क को हेज करना मतलब रिस्क को सर कवर करना। हेज करना मतलब रिस्क को कवर करना। सर अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं और सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर सर इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता सर रेट घटना है कि बढ़ना। तो हुआ क्या, एक आपको एक स्टोरी बता रहा हूं सर। एक कंपनी था, नाम नहीं लूंगा, वहां पे ना जो फिनांस डिपार्टमेंट के हेड जो थे वो नए सेलेक्टेड हुए थे। क्या हुए थे? नए। वो कंपनी एक्सपोर्टर थी, एक्सपोर्ट करती थी। तो उनको बोला गया, वहां का जो सीईओ था मिस्टर, चलो अच्छा नाम नहीं बोलूंगा, तो वो क्या किया, उन्होंने बोला उनको कि आप जो है क्या कर लीजिए, इतना करेंसी बुक। क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर या ओनर कुछ भी हमसे पूछता है आपको आता है, अगर नहीं भी आता तो हम लोग क्या कर देते हैं, हाँ हाँ सर बन जाएगा। क्योंकि हमारा पहला पर्पज क्या रहता है सर, जॉब को ग्रैब करना। नहीं भी आता रहेगा, हाँ हो जाए। तो उसने इंटरव्यू में यही किया था, पूछा था आपको ये आता है, हाँ सर आता है। ये फॉरवर्ड बुकिंग हो जाती है, हाँ हो जाता है। ये ऐसा हो जाता है, हाँ हो जाता है। चूंकि बाई प्रोफेशन सीए भी था, जॉब के एक्सपीरियंस भी था, तो उसको हायर कर लिया गया। अब उतना बैड लक उसका ये था कि पहले ही दिन जो उसको नहीं आता था वही काम उसको क्या कर दिया गया, बोल दिया कि इतना, मान लो उसका नाम मिस्टर एक्स रख लेते हैं और ओनर का नाम मिस्टर वाई रख लेते हैं। तो मिस्टर वाई ने एक्स को क्या बोला कि भाई आप इतने $1000 क्या कर लो, इसको बुक कर लो, फॉरवर्ड बुक, हेज करने के लिए। क्या करने के लिए? हेज कर, राइट। अच्छा, फॉरवर्ड बुकिंग मतलब क्या? सेल भी कर सकते हो। फॉरवर्ड बुकिंग मतलब क्या? अगर आपके पास करेंसी आ रही है तो उसको सेल कर दो रेट, उस रेट पे 1 महीने बाद, और आपको पे करना है, देना है, तो उसको क्या कर लो, बाई कर लो। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, मतलब इस तरीके से नहीं सिखाते हैं जैसे हम लोग सिखाते हैं कि ये काम कर दो। सर कैसे होगा? तो हम लगे 10 मिनट 1 घंटे उसे लगे समझाने। जो बड़े लोग होते हैं इशारे में बात करते हैं। तो उसने बोला ऐसा है मिस्टर एक्स कि थोड़ा सा ना वो $50,000 जो है फटाक से बुक करो, 1 महीने बाद के इस डेट का। हाँ यस यस। वो गए, केबिन में बैठे और बुक नहीं हुआ सब। डर के मारे पहुंचे ओनर के पास कि सर वो थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, ऐसा ऐसा कैसे, मतलब क्लियर नहीं रहा है। क्योंकि वो हायर पोस्ट पे थे, तो वो जो और कंपनी में 50 लोग काम कर रहे थे उनसे वो पूछ नहीं सकते थे, इज्जत वाली बात थी, नए आदमी भी थे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, मिस्टर वाई ने क्या बोला, अरे यार ये यहाँ पे तो मिस्टेक करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये सर। हालांकि समझ नहीं पाया अगला बंदा, लेकिन सर डर के मारे फिर केबिन में बैठा, करना चाहा लेकिन हो, फिर वो 15-20 मिनट फिर गया, फिर उसको इशारे में 1-8 मिनट में मत बताए, अरे यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, इसको ये चीज करो यहाँ पे। ओके सर। फिर बैठा, फिर गया। मतलब हम लोग वहां थे, मतलब रियल सीन, आपको कुछ पेज रहता तो अच्छे से समझाता आपको। मान लो ये पेपर लेके फिर भाई साहब, फर्स्ट डे था ऑफिस, सर वो ना थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, और उसी में रेट क्या हो गया, बढ़ गया। उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस। अब ओनर क्या हो गया, एकदम तिल मिला गया। मतलब सर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, बस वो गुस्सा है। ऐसे कितने गंदे तरीके से चिल्लाया, मैं आपको बता रहा हूँ। और सहना पड़ता है सर, जब आप नया जॉब करते हैं, नया चीज ना, उस टाइम उसकी सैलरी करीब 1.5 लाख पे अपॉइंटमेंट हुआ। बोला तेरा बाप भरेगा क्या ये 1.5 लाख रुपए? तो समझ नहीं आ रहा, 4 बार समझाना पड़े। क्योंकि जब नहीं बनता है, क्यों नहीं बोला तू फर्स्ट टाइम कि नहीं बनता है, कौन भरेगा ये 1.5 लाख रुपए? तो माहौल एकदम क्या हो गया सर, हॉट माहौल हो गया। और हम लोग को क्या था कि थोड़ा सा झांझी से भी कुछ क्वेश्चन करने थे, मतलब जो
एम्प्लॉय थे और कुछ ओनर के लिए भी कुछ चीज था, उनसे डिस्कस करना। माहौल एकदम हॉट। तो हम लोग बोले भाई धीरे से आओ, हम लोग क्या है उन्हीं के केबिन में बैठे हुए, और एज हम लोग का एकदम कम था, बता रहा हूँ। डर के मारे हम और मेरा फ्रेंड था, देखिए माहौल हॉट है, धीरे से वहां से क्या हो गया, सड़क लिए भाई, देखा चला तो प्यार डांट अपने को ही पड़ गई, तो सर स्थिति खराब हो जाएगा। फिर हम लोग सोचे ना कि मिस्टर एक्स से पूछ रहे, मतलब जो एम्प्लॉय था उसी से डिस्कस कर लेते, क्योंकि हम लोग का भी बॉस बम्बू देके भेजा था कि आज ये काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे पहले कुछ देर, फिर उसके बाद जब देख रहे हैं तो वो मिस्टर एक्स जो है वो है ही नहीं है काफी देर से। फिर हम लोग आए, फिर 15-20 मिनट देखे तो नहीं है। फिर लंच का नहीं बॉस फिर लंच का टाइम हो गया। फिर लंच का टाइम हुआ तो हम लोग नीचे गए। उस टाइम हम लोग को लंच के लिए 15 रुपए मिलते थे, 15 रुपीज है ना, लंच के लिए 15 रुपीज मिलता था, तो हम लोग 15 रुपए लिए। तो छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, पहले लंच, बैचलर लाइफ से पहले खाने पीने ध्यान दो, जो होगा देखा जाए। नीचे उतरे और जब खाने में खा वा के जब घुसने लगे उस बिल्डिंग में, तो देखिए मिस्टर एक्स जो है वहीं पे नीचे खड़े थे, और एक हाथ में हैंकी, और पसीना नहीं रोते, इस एज में कोई रोता नहीं है यार, इतना मैच्योर हो गया, और एक हाथ में और पसीना पूरा फ्रस्ट्रेशन, सिगरेट पे सिगरेट। और हम लोग थोड़ा सा 100-200 मीटर पे, हम लोग 8-10 लोग थे, 8-10 लोग नहीं थे, 5-6 लोग थे, आराम से हंस रहे हैं और उस सीन का आनंद ले रहे हैं सर। तो कहने का मतलब सर, हम लोग बोल तो देते हैं इंटरव्यू से, कभी भी इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना चाहिए सर, लेकिन क्या दिक्कत है, पेट पापी है सर, बिना झूठ बोले सिलेक्शन होता नहीं है। तो ये सीन है सर। तो अपने को लगता है कि सर 50 पैसे कम गिरा, 1 रुपए कम गिरा, या 25 पैसे कम गिरा, सर विद इन अ सेकेंड या विद इन मिनट लाखों रुपए का यारा नारा हो जाता है सर फॉरेक्स में। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से उसकी बुकिंग करनी पड़ती है सर, हेज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका कोई चीज बेच रहे हैं तो 1,00,000-1.5 लाख की बिलिंग होती है, करोड़ों की बिलिंग होती है सर, 25-50 लाख रुपए की बिलिंग होती है। उसमें थोड़ा सा भी रेट का फ्लक्चुएशन हुआ तो हैवी लॉस आपको होने का। तो सर ये हमने 10,000 नंबर 12 रुपीज के रेट से 120 लाख डॉलर। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां डॉलर लिखना है, क्या लिखना है सर, डॉलर लिखना है। ओके, ये तो समझते ही, अभी शायद ये चैप्टर न्यू है आप लोग का, ये हुआ है हाँ, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, हाँ हो गया है ना, ठीक है। तो सर ये वही है, नया ट्रांजेक्शन न्यू रेफरेंस 1, ठीक। उसके बाद सर 1 डाला हमने, ठीक है। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं सर, 1 अप्रैल को एक्चुअल में सेल किए, फिर 1 अप्रैल का रेट डाल दिए। अब 1 मई को हमारा पेमेंट आने को है सर, क्या है 1 मई को पेमेंट आने को है, तो हम लोग किस रेट को फिर अब करेंसी का रेट डालना है सर, किस डेट को डालेंगे सर, यहां ऑल्टर किया, ध्यान रखिएगा रेट जब आपको चेंज करना है, चेंज मतलब 1 अप्रैल का पड़ा हुआ है, 1 मई का रेट डालना है, क्या डालेंगे सर, गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर्स करेंसीज एंड चेंज एज फॉलोज, और यहां पे जाएंगे, वहां 1 अप्रैल ऑलरेडी आपको शो होगा, यहां से लिखना चालू करेंगे 1 मई का। सर क्या रेट हो गया 1 मई का, 75.855, और 1 मई को क्या था सर 77। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये एक एग्जाम्पल है। मान लो हमारा 10 अप्रैल को पैसा आ गया तो हम 10 अप्रैल का रेट डालेंगे, एक 1 अप्रैल को डालेंगे और एक 10 अप्रैल को डालेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल का रेट क्या हो गया 77.57, 77.57, और 1 मई को रेट क्या हो गया 75 आप लोग बताओ कितना प्रॉफिट होगा या लॉस, 85, कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए आप, 75.85, ठीक है। और कितने डॉलर में सेल हुआ है सर, 1 लाख, पहले ये बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एक्सपोर्टर को, लॉस पक्का। कैसे, करेंसी वीक हो गई या स्ट्रॉन्ग सर, स्ट्रॉन्ग हो गई, 77 था अभी हो गया 75, करेंसी हमारी क्या हो गई
स्ट्रॉन्ग। सर लॉस हो गया, कितना हो गया बताइए आप लोग? 20,000 सही पकड़ रहा है, बस एक जीरो का अंतर है तुम्हारे पास। सर 2,05,000 रुपए लगभग का लॉस होगा सर। 20 माइनस 20 जो डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई, कितने का डिफरेंस आ रहा है लगभग? हाँ नहीं 1200 नहीं, 1,20,000। इसलिए बोलता हूं ना, अकाउंटिंग का जॉब इज नॉट ए इजी जॉब, मतलब बड़ा ही कंसंट्रेट होकर आपको काम करना। मार्केटिंग का जॉब ठीक है, थोड़ा सा आप लापरवाही के तो 10 प्रोडक्ट की जगह पे 8 प्रोडक्ट बेचोगे। अकाउंटिंग के जॉब में अगर एक जीरो, जैसे आप बोल रहे हो सर 12, 1,20,000 जगह पे 1,200 कर दी, 2,05,300। राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? सर उतने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया सर? 2 रुपए के अंतर से 2 लाख रुपए लगभग लॉस हो गया सर। तो यहाँ रेट हमने इसलिए फर्स्ट मे को डाला है क्योंकि हमारा पैसा फर्स्ट मे को आया। ऐसा देखो यहाँ लिखा है, रिसीट पेमेंट ऑफ $1,20,000 फ्रॉम आरजे इंटरनेशनल इन फर्स्ट मे, इसलिए हमें 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक के रेट से कोई लेना देना नहीं। अगर आप देखोगे ये कितना पैसा आया सर, 91 लाख आया अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो। जब इसको बेचा था हमने तो इसकी करेंसी की वैल्यू अगर आप फोकस किए होगे तो यहाँ कितना आया था सर? 93,08,400 का सेल हुआ था, लेकिन पैसा आया कितना? 91,03,000। ओके 91,03,000। सर कितने का लॉस हो गया जो अभी बताया, क्या नाम है निशांत ने सर? 2,05,300। जब आप आरजे के लेजर में जाएंगे तो देखना सेल दिख रहा है 93,08,400, पैसा आया इतना, और यहां पे एक लाइन लिख के टैली में बताएगा अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। सर क्या आरजे इंटरनेशनल हमें 2,05,000 देगा? नो सर, वो तो $1,20,000 उसको देना था और उसने $1,20,000 हमको दे दिया। चूंकि हमने हेजिंग नहीं किया था इसलिए हम लॉस है। तो सर क्या करना होगा इसके? नहीं, रुपीज इज नॉट अ इंटरनेशनल करेंसी, डॉलर इज इंटरनेशनल। वो बोल सकता है अमेरिका वाला कि हमें डॉलर में पेमेंट चाहिए, चीन वाला बोल सकता है हमें डॉलर में पेमेंट चाहिए, जापान वाला बोल सकता है डॉलर में चाहिए, लेकिन चीन ये नहीं बोल सकता हमें चीनी करेंसी में चाहिए, नहीं मान सकता। ठीक है, डॉलर भी बहुत होते हैं, अमेरिकन, कैनेडियन। नहीं, जो अमेरिका का डॉलर है, यूएस डॉलर ज्यादा। यूएस डॉलर, राइट। अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि ये लेजर को अगर हमें फॉरेन करेंसी में देखना है तो कंट्रोल बी करके सो द फॉरेन ट्रांजैक्शन ओनली चेंज टू यस कर देंगे, तो ये हमें करेंसी में दिखेगा, मतलब फॉरेन करेंसी में दिखेगा, जो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है, मतलब जितना चाहिए था उतना डॉलर हमारे पास आ गया है, कोई लेना देना नहीं है सर, क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अच्छा सर, इसका इफेक्ट ऑफ फॉरेन गेन एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट क्या होगा? बैलेंस शीट में भी यही लाइन दिख के आएगा सर, अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस 2,05,380। तो मतलब सर, मतलब इसका ये कि हमें इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। सर क्या एंट्री हो जाएगी एडजस्टमेंट की? अच्छा, एंट्री करेंगे कौन से वाउचर में? जर्नल वाउचर। पहले टैली ERP9 में क्या करना होता था कि सर एक वाउचर टाइप बनाना पड़ता था, लेकिन अब प्राइम में वाउचर टाइप बनाने की जरूरत नहीं है, चेंज मोड कर देने की जरूरत है। किसकी मोड कर देना है सर? चेंज मोड। और वहां क्या लिखना है सर? चेंज मोड में यूज फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट सेलेक्ट कर देना है। सर इससे क्या मतलब है? मतलब अगर हम नॉर्मल एंट्री कर दें आरजे इंटरनेशनल अकाउंट फॉरेक्स लॉस अकाउंट डेबिट टू आरजे इंटरनेशनल, तो क्या उससे काम नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा, लेकिन ये अमाउंट 2,05,000 ना हमें खोज के लिखना पड़ेगा, मतलब जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी मोड में एंट्री कर दोगे फॉरेक्स लॉस, मतलब वो चेंज मोड करके जो यहाँ पे है यूज फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ फॉरेक्स लॉस वर्ड आ जाएगा, और जैसे ही आप पार्टी का नाम डालोगे 2,05,380 रुपए ऑटोमेटिकली वो पिक कर ले। हमेशा वाउचर टाइप या वाउचर क्लास यूज करने का यही बेनिफिट होता है, एंट्री आपकी ऑटोमेट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑटोमेट हो जाती है। तो ये एंट्री हम सर एडजस्टमेंट की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं?
एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट सर आपके वहां से अनएडजस्टेड वाला लाइन हट जाएगा, बैलेंस शीट से भी हट जाएगा ये चीजें, और 2,05,380 रुपए मतलब रुपीज में भी जाएंगे तो आपका लेजर उनका जीरो दिखे। ठीक है, नाउ कि सर अगर हमें बैलेंस शीट अगर देखना है डॉलर में तो कैसे देखेंगे सर? बैलेंस शीट में जाने के बाद क्लिक ए ऑल्टर कॉलम एंड चेंज सोन कर देना है, यहाँ करेंसी डॉलर एंड यहाँ उसका रेट डाल दीजिए जो भी उस डेट को रेट है। ठीक है, द बैलेंस शीट विल नाउ बी सोन इन द यूएस डॉलर, किसमें दिखेगा? और यहाँ पे देखो अनएडजस्टेड वाला जो लाइन था वो क्या हो चुका है? हट चुका है। राइट, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ मल्टीपल करेंसीज। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के मल्टीपल करेंसीज की एंट्री करनी है। अगर क्रक्स करें तो इस तरीके से बोल सकते हैं सर कि जब फॉरेक्स मतलब करेंसी हमारी वीक होती है तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है और इंपोर्टर क्या होता है? लॉस होता है। स्ट्रांग होती है तो इंपोर्टर मतलब इंपोर्टर हमेशा ही मनाता है कि हमारे देश की करेंसी स्ट्रांग हो, जबकि एक्सपोर्टर क्या चाहता है? हमारे देश की करेंसी वीक। टैली में एंट्री की अगर बात करें तो टैली में एंट्री करने के लिए आपको करेंसी क्रिएट करना पड़ता है और रेट ऑफ एक्सचेंज डालना पड़ता है। किस डेट को डालेंगे सर? जिस डेट को ट्रांजेक्शन सेल परचेज वाले दिन या रिसीट पेमेंट, दैट्स इट। और उसके बाद क्या करना है सर? हम लेजर देके अनएडजस्टेड लॉस वगैरह देख लें या गेन। सर गेन हो सकता है, नहीं हो सकता? जो असाइनमेंट हमने दिया है आपको यहाँ बताओ गेन होगा या लॉस होगा? 80 था 82 हो गया सर। करेंसी स्ट्रांग हुई या वीक? सर वीक हुई। वीक होता है तो क्या होता है सर? एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है। मतलब ये वाला केस क्या है सर? गेन का केस है। लॉस होगा तो फॉरेक्स लॉस बोल के एक लेजर बनाएंगे अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और गेन होगा तो फॉरेक्स गेन बोल के एक लेजर बनाएंगे अंडर द इनडायरेक्ट इनकम। तो ये जो असाइनमेंट हमने दिया है ये गेन वाला दे दिया है। क्या दिया है? गेन का दिया है, जिसको आपको सॉल्व करना है। राइट, तो आप लोग इसको पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एंड उसके बाद इसको क्लियर है सब?